Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. This is Saman Shehzad, your host for the second episode of Rewind with Saman Shehzad. I greet you all with the Islamic greetings of Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, blessing, and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. As you all know, we are gathered here for the second episode of Rewind with Saman Shehzad that basically has a purpose. वो पर्पस क्या है हमारा? हम चाहते हैं कि हमारी जो ऐसे लोग हैं हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में जो अपना नाम बना रहे हैं ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि इस आखिरत में, आखिरत के लिए भी जो अपना नाम बना रहे हैं, हम उनका मोटिवेशनल लाइफ जर्नी उनको देखें, उनसे सुने उन्होंने किस तरह की मुश्किलात फेस की, कैसे वो इनसे निकले और किस तरह से वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ एक अच्छे मुस्लिम बन के भी काम कर रहे हैं। सो आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं। मेरे बहुत फेवरेट हैं क्योंकि इनकी राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड ही इज ऑल्सो अ डॉक्टर। सो आए चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप समन? बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। जाज़ाकल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर मैं चाहूंगी आप अपने आप को एक दफ़ा इंट्रोड्यूस करा दें। अच्छा जनाब, ऐसा है कि मेरा नाम डॉक्टर याहिया नूरी है और मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में माइक्रोबायोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। इस वक्त मैं डाउ यूनिवर्सिटी के ट्यूबरक्लोसिस लैब्स को हेड करता हूँ और इसके अलावा पढ़ने पढ़ाने की मसरूफियात हैं सारी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं, वो सब देखता हूँ। डाउ यूनिवर्सिटी के अलावा मैं एक हमारा मदरसा है जामिया हिदाया और एक दूसरा मदरसा है गाइडेंस एकेडमी के नाम से। इन दोनों मदारस में मैं हदीस और तफसीर पढ़ाता हूँ। साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में विजिटिंग फैकल्टी हूँ। एक ऑनलाइन डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है हम वेल, उसके लिए मैं पॉडकास्ट में आई एम वर्किंग एज अ सोशल मैसेजिंग एंड एडवोकेसी कंसल्टेंट और मेरा काम यही है पॉडकास्ट करना, ब्लॉग्स करना एंड आई हेल्प देम क्राफ्ट देयर सोशल मैसेजिंग स्ट्रेटजी। तो ये मेरा जो है वो थोड़ा सा वर्किंग प्रोफाइल है। अगर आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने 2005 में एमबीबीएस किया डाउ मेडिकल कॉलेज से। 2013 में आई कंप्लीटेड माय पीएचडी इन इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो। उसके बाद दिल थोड़ा नहीं भरा था तो एक एमबीए किया मार्केटिंग में, एक एमएससी किया ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, दरस निज़ामी कंप्लीट किया हिदाया एकेडमी से ही जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही एक मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज़ में। ये सफ़र मेरा अभी चल रहा है और छोटे छोटे कोर्सेज की सूरत में जारी है। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि आप एक डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और उसके साथ साथ आपने इस्लामिक एजुकेशन को इतने अच्छे तरीके से कैरी ऑन किया है। तो सर चले हम आपके ना मेडिकल लाइफ से ही स्टार्ट करते हैं। हम्म। सर बेसिकली आपका इस्लाम की तरफ इंटरेस्ट कैसा था जब आप मेडिकल कॉलेज में एंटर हुए, डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी? अच्छा, ये एक कोई कांस्टेंट पेस वाली जर्नी नहीं थी। ये जर्नी जो है इसके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ दोनों आते रहे हैं। सो मेरी वालदा जो हैं वो अ, दीनी मिजाज रखती थी काफ़ी। अब मेरे वालिद साहब नहीं थे तो मेरी परवरिश मेरी वालदा ने ही की है, तो क्योंकि वो दर्स वगैरह में जाती थी, बचपन में मुझे भी ले जाती थी साथ। फिर घर में एक इस्लामी माहौल था, हमारे यहाँ दर्स कुरान होता था तो उसके अंदर बैठने का मौका मिलता था, तो थोड़ा बहुत मैं उस ज़माने से ही इंटरेस्ट मेरे अंदर पैदा हो गया था। फिर स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज लाइफ आई तो उस दौरान मैं थोड़ा इन एक्टिविटी से दूर हो गया, पढ़ाई की तरफ ज़रा ज़्यादा रुझान था। कॉलेज के बाद कुछ अर्सा मैंने कुरान एकेडमी ज्वाइन की, 2-3 महीने वहाँ लगाए, थोड़ा सा और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, शादी भी थोड़ी जल्दी हो गई थी तो दूसरी मसरूफियात थी घर की और फैमिली की, और साथ में पढ़ाई के साथ साथ वर्किंग भी जारी थी, तो फिर थोड़ा सा फासला हो गया। एमबीबीएस के बाद फिर दोबारा शौक चढ़ा, फिर कुछ पढ़ना लिखना शुरू किया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो चला गया। वहाँ पे टाइम बहुत होता था क्योंकि फैमिली यहाँ थी और मैं ज़ाहिर है लैब के काम होते थे और उसके बाद आप शाम में फारिग होते हैं, तो फिर कुछ
जो है ऑनलाइन लेक्चर्स और इस तरह का सिलसिला बना। फिर जब मैं वापस आया तो मेरा थीसिस बाकी था, मैंने हिदाया एकेडमी ज्वाइन कर ली और फिर अगले 8 साल हिदाया एकेडमी के साथ ही अटैच रहा, फिर वहाँ पढ़ता रहा और उसके बाद फिर जब वहाँ से फारिग हुआ तो उन्होंने फिर उसके बाद छोड़ा नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी अब आपने पढ़ाना है, तो बस उसके बाद से ये सिलसिला जो है वो चल ही रहा है, कुछ ना कुछ माशा। चलता रहता है। अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम कलिमात के नाम से और रेडियंस के नाम से इंग्लिश और उर्दू ग्रामर की मदद से कुरानिक अरबिक ग्रामर का कोर्स काइंड ऑफ रन कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। सेल्फ बेस्ड कोर्स है, मास्टरी बेस्ड है। आप एक लेसन मास्टर करें उसके बाद नेक्स्ट पे जाएं, आपके पीछे कोई डंडा लेके भागने वाला नहीं है। तो ये एक काम जो है ये कांस्टेंट बेस पे सब लोगों के लिए जारी है। आपके जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। महवर कलमात के बारे में मैं सर ने अभी बताया है, आप इसको ज्वाइन करने का जो तरीका है इंशाल्लाह हमारे इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में। सर ने बेसिकली अपना एक जर्नी बताया है। सर कह रहे हैं कि कांस्टेंट जर्नी नहीं था, कभी क्रेश थे, कभी टफ था, कभी ऊपर कभी नीचे। तो सर क्या चीज़ थी जो मोटिवेट रखती थी आपको, लाइक जब कभी डाउन हो जाते थे कैसे आप अपने आप को दोबारा उस ट्रैक पे वापस लेके आते थे? देखिए इन दी एंड होता यही है कि इंसान अगर अपने रब की तरफ देखता रहे ना तो वो जब भी कोई परेशानी आती है आप पलट के उसकी तरफ ही आते हैं। फिर आपकी एक अटैचमेंट होती है, अगर आपका उसके साथ थोड़ा सा भी ताल्लुक है तो आप और कहीं देखने से पहले उसी की तरफ देखते हैं। बाकी ये कि मुझे कुरान समझने का, पढ़ने का, तफसीर समझने का शौक था, तो मैं कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करने में, कुछ ना कुछ सुनने में, याद करने में लगा ही रहता था। तो एक तो शौक हो गया, दूसरा ये कि आप क्योंकि एक तरह से आपकी अटैचमेंट कांस्टेंट अगर होती है अल्लाह ताला की तरफ तो वो आप खींचते रहते हैं अपनी तरफ किसी ना किसी बहाने से, और आप उस तरफ खींचते रहते हैं। तो बस ये उसका ही करम है, मेरा अपना तो इसमें कोई कमाल नहीं है कि उसने जोड़ के रखा और अल्लाह करे वो इसी तरह जोड़ के रखे। सर फिर आगे हम चलते हैं, बात करते हैं। सर इस दौरान काफी मुश्किलात भी देखने को मिली होंगी, अक्सर ऐसे होता है फ्रेंड्स सपोर्टिव नहीं होते, या फैमिली फैमिली का तो आपने माशाल्लाह बताया कि आपकी मदर के साथ ही शुरू से रहा इस तरह से। सर आपने उन चीजों को कैसे टैकल किया, कोई ऐसी मुश्किलात थी आपकी जिंदगी में? देखिए जब मैं इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे रहा था सेकेंड ईयर के, तो उस दौरान मेरी मदर की डेथ भी हो गई। उसके बाद लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट थी क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स ही उससे गुजरते हैं कि पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा। फिर एग्जाम्स का रिजल्ट कुछ ख़राब हो गया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, और ज़ाहिर है माँ का लॉस होना जो है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है अपने आप में। तो रिजल्ट्स खराब हो गए, फिर वो 3-4 महीने अनसर्टेनिटी के गुजरे कि पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया और एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आया तो मैं डीएमसी पहुंच गया जैसे तैसे। फिर उसके बाद ज़ाहिर है पेरेंट्स दोनों ही नहीं थे तो मैं अकेला था, तो मैंने शादी जल्दी कर ली। और उसके बाद से ज़ाहिर है मेरी फैमिली, अल्लाह का शुक्र है कि बेगम साहिबा बहुत सपोर्टिंग है, वो खुद भी एनेस्थीसिया में एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है आगा खान में। तो माशा। वो हम लोग क्योंकि एक ही किस्म की वर्किंग एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए हम लोगों को एक दूसरे की प्रॉब्लम समझने में, एक दूसरे को साथ देने में काफ़ी आसानी होती है। और बस कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करें और किसी तरह गाड़ी चलती रहे। तो प्रॉब्लम्स आई स्पेशली जब मैं पीएचडी के लिए गया तो मुझे अपनी फैमिली को यहाँ छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि मैडम साहिबा की रेजिडेंसी चल रही थी, बच्ची का हिफ्ज़ चल रहा था। तो ये तमाम चीज़ें आपको फिर फेस करनी पड़ती हैं, ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ फेस की। रेजिडेंसी 3 इयर्स विदाउट हस्बैंड एक मुश्किल काम है, बच्ची भी साथ हो। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अब हम अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से हमने एक आगाज़ किया था उसके मुकाबले में बहुत बेहतर जगह पे और बहुत अच्छी पोज़ीशन में है। बट इट वाज़न्ट एन ईज़ी जर्नी, लेकिन मैं एक समझता हूँ कि जो जर्नी की मुश्किलात होती हैं वही उसको मज़ेदार बनाती हैं। अगर आपने बिल्कुल। ज़िंदगी में कोई एडवेंचर ही नहीं किया तो फिर आपने मज़े किस बात के लिए? जी, बिल्कुल सर, स्मूथली कुछ गुजर जाए तो वो इतना याद भी नहीं रहता जितना आपको मुश्किल हालात याद रहते हैं, फिर आपको याद आता है किस तरह मैं वहां से निकला था। यू फील मोर स्ट्रेंथ, एंड बेसिकली स्ट्रेंथ अल्लाह से ही मिलती है, अल्लाह पाक बिल्कुल। नवाजने वाले हैं, हिम्मत देते हैं, एंड वो और आगे कदर लेके आती है आपको हर चीज़ की ना, जो चीज़ आपको आसानी से बिल्कुल। मिल जाए उसकी कदर ज़रा मुश्किल से आती है। जो चीज़ जी। आपको मुश्किल से एफर्ट करके मिले उसके लिए इंसान फिर उसका शुक्र भी अदा करता है, उसकी कदर भी करता है और उसके खो जाने से भी डरता है। ये सारी बात है। ऐसे ही है सर, बेसिकली मैं खुद भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो अब मेरे माइंड में एक अगेन क्वेश्चन आ रहा है, ये मैं हर उस पर्सन से करती हूँ जिन्होंने मेडिकल किया और साथ में इस तरह से अपना इस्लामिक जर्नी बहुत ब्यूटीफुली कंटिन्यू किया हो।
तो सर मेरे सामने एग्जाम्पल थी, डॉक्टर इशरार अहमद, डॉक्टर जाकिर नाइक, ये सब भी मेडिकल स्टूडेंट्स थे। देन इन्होंने आगे अल्लाह के रास्ते को चुना, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को छोड़ दिया। तो सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि सर इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए एक हिम्मत कैसे आती है, लाइक व्हाट इज द मेन थिंग जो आपको मोटिवेट रखती है? एक अल्लाह की रजा तो है कि हमें जन्नत में जाना है, अल्लाह की रजा पानी, लेकिन स्टिल आपको दुनिया को टैकल करने के लिए, अपने आप को भी इवन हौसला देने के लिए कुछ एनर्जी, कुछ पावर चाहिए होती है। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो दोनों एग्जांपल्स आपने दी, मैं उसमें मौलाना तारिक जमील साहब की एग्जांपल भी शामिल कर देता हूँ। उन्होंने थर्ड ईयर में एमबीबीएस छोड़ दिया था। बिल्कुल। तो ऐसी एग्जांपल्स ना आपको बहुत कम मिलेंगी, ये बहुत आउटलायर्स होते हैं। और इस काम को इतना आउटलाइंग लेवल पे करने के लिए फिर आपको उसी तरह का जज्बा और जुनून चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं है। प्लस ये कि हम ये समझते हैं, मैं अगर आप मुझसे मेरे बारे में पूछे तो मैं लिटिल बिट ऑफ दैट एंड लिटिल बिट ऑफ दिस दोनों चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन मैं अल्लाह ताला के पास पहुंचूं वो मुझे कहें कि हाँ भाई शाबाश, तुमने बड़ी कोशिश की। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे हाथ से जो दुनिया है वो बिल्कुल निकल जाए और मैं दरवेश बन जाऊं। सो बिल्कुल। मतलब अगर आप अपने अंदर झांक के देखें तो हर बंदे की मोटिवेशन या हर बंदे के जज्बा अलग होता है। बहुत सारे लोगों का जज्बा होगा कि जी वो पूरे 24 आवर्स दिन के रास्ते में लगा दें। और काश मेरे अंदर भी ऐसा होता, लेकिन अगर मैं अपने अंदर झांक के देखूं तो मैं समझता हूँ कि शायद उस लेवल पे मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2 सिलसिले शुरू किए हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो कि हफ्ते में सिर्फ हमें 10 से 15 मिनट चाहिए आपके, आप दें और आपको आहिस्ता आहिस्ता कुरान समझ आना शुरू हो जाएगा। कुछ सिलसिले बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से हम एक्सरसाइजेस अपलोड नहीं कर पा रहे काफी अरसे से, लेकिन ये कि वो सिलसिला भी दोबारा शुरू हो जाएगा इनकी। सो एक एक कंप्लीट कोर्स है, उसके ऊपर हम एफर्ट करते हैं, हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं। आप अभी आपने देखा कि आधा घंटा हमें सिर्फ चीजें सेट करने में लग गया, बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है वो अक्सर अनप्रिडिक्टेबल होती है। सो आपने रिकॉर्डिंग की, पता चला जहाज गुजर गया ऊपर से, तो आपको वहां पे अपनी रिकॉर्डिंग डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है। और इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं, कोई दरवाजा बजा देता है, कोई कमरे खोल के पूछते हैं हाँ भाई क्या कर रहे हैं। तो इट हैपेंस अ लॉट। और उसके साथ साथ ये रिकॉर्डिंग्स करना, फिर इनकी एडिटिंग करना, मेरे पास अकेले नहीं करता मैं ये काम, मेरे पास दो मेरे साथ मेरी टीम मेंबर्स हैं, अफनान साहब और शाकिर साहब मिलके काम करते हैं। तो इस तरह हम और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, करने का इरादा रखते हैं। कोशिश करते हैं कि जितना कर सकें, और दोनों चीजें थोड़ा सा बैलेंस के अंदर चलें। ऐसा ना हो कि कोई भी एक बिल्कुल ही हाथ से चली जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप वहां से शुरू करें, फिर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन आपके पास टाइम आएगा, आपके पास बरकत होगी, आपके रिस्क में भी, आपके वक्त में भी। आप जितना मैक्सिमम उसको बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जर्नी को शुरू करना जरूरी है। यानी कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल सोचता हूँ कि आज से मे बी 10 साल बाद या 15 साल बाद मैं अपना कुल वक्ती टाइम जो है वो शायद डॉक्टर इसरार अहमद की तरह या डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह कुरान की को देना शुरू कर दूं, तो जर्नी आज शुरू करना उसके लिए जरूरी है। जो पौधा मैं आज लगाऊंगा हो सकता है कि मैं 15 साल बाद, 20 साल बाद उसका फल खा सकूं, लेकिन उसके लिए पहला कदम आज रखना जरूरी होगा। तो बस ये है। बिल्कुल सर। तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि दोनों का बैलेंस रखना जरूरी है और जर्नी को स्टार्ट करना जरूरी है। इनिशिएटिंग पॉइंट ही मुश्किल होता है, बाद में तो चलते ही रहते हैं, हम धक्का लगा के किसी न किसी तरह चलते ही रहते हैं। मैं बिल्कुल। अपनी ऑडियंस को यहाँ ये बताना चाहूंगी कि सर बहुत अच्छे राइटर हैं माशाल्लाह, और मुझे इनकी राइटिंग में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनकी कोई भी राइटिंग ऐसी नहीं होती जिसमें अल्लाह पाक का जिक्र ना हो। तो वो उस हवाले से मुझे बहुत मोटिवेट करती है। समटाइम्स आई एम डाउन एंड आई जस्ट गो एंड ओपन महवर, फिर वहां से कोई ना कोई मैं पढ़ रही होती हूँ। इनकी दो बुक्स भी माशाल्लाह पब्लिश हो चुकी हैं, महवर वन एंड महवर टू के नाम से। तो सर उनके बारे में आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर इसका ख्याल आपको कैसे आया, और राइटर आप शुरू से थे कि बीच में आके इंटरेस्ट डेवलप हुआ? अच्छा, ये भी बड़े मजे की बात है, वही वाली बात है कि पहला कदम जर्नी का रखना जरूरी है। सो मैं स्कूल में था तो इश्तियाक अहमद के नॉवल पढ़ा करता था। तो मैंने एक दो दफा उनको खत भी लिखे, और इत्तेफाक की बात है कि वो किसी नॉवल के एंड पे शाया भी हुए। और मुझे बड़ा मजा आया देख के कि यार मेरा खत नॉवल के एंड पे शाया हो गया है। और उसके बाद जब कभी कभार ऐसे ही अपने लिए कुछ लिख लिया तो लिख लिया, फिर कोई शायरी करना शुरू कर दी, नौजवानी के शौक होते हैं इंसान को। उसके बाद जब मैं ग्लासगो चला गया 2013 में, तो सॉरी 2008 में, 13 में तो मैं वापस आया था। तो वहां बैठ के मैं डिफरेंट पॉलिटिकल फोरम्स के ऊपर पेन नेम से लिखा करता था। और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ वापस आने के बाद, उस वक्त नहीं हुआ,
कि ये जो सियासी डिस्कशन है या बहस है, ये आज से 10 साल पहले भी ऐसी थी, आज भी वैसे ही है और आज के 10 साल बाद भी वैसे ही रहेगी। तो उसके ऊपर वक्त जाया करना, अपनी सलाहियतें लगाना, इसका कोई फायदा नहीं है और ये सिंपली एक सही ला हासिल है। और ये होश मुझे काफी बहुत बाद में जाकर आया, शायद थोड़ा पहले आ जाता तो मैं दो चार चीजें और भी कर चुका होता, लेकिन इसमें मैंने बड़ा टाइम जाया किया, स्पेशली वो 3 साल जो वहाँ पीएचडी के थे। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि शाम में जब क्योंकि वो आई थिंक 4 आवर्स 5 आवर्स का डिफरेंस है ना, तो जब शाम में मैं अपना खाना पका रहा होता था तो मेरा लैपटॉप साइड पे रखा होता था और मैं बारी बारी सारे टॉक शोज जो कि देखे हुए अब मुझे पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, वो बारी बारी सारे देखता था जो जो वहाँ अपलोड होते रहते थे डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, बिकॉज वो रिकॉर्ड होके विदाउट एडवर्टाइजमेंट अपलोड हो जाते थे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। और फिर उसके बाद उस पर तबादला ख्याल करना और इजहार ख्याल करना, अपना पीएचडी कर रहा था साथ में, लेकिन जो फारग टाइम था वो इस तरह फजूलियात में जाया हो रहा था। और आप यकीन करें कि ये टॉक शोज देखे हुए मुझे पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, जब मुझे ये होश आया कि यार ये इतना सारा टाइम जाया हो गया और इसको जाया नहीं करना चाहिए था, तो आई ट्राई टू मेक इट अप फॉर दैट। अच्छा, हम लिखने पे आ रहे थे। फिर हुआ ये कि मैंने ऐसे ही फेसबुक के ऊपर कभी कभार इधर उधर की चीजों पे ख्यालात का इजहार कर देता था, फिर मैंने देखा कि लोग कॉपी कर लेते हैं। आपने कुछ लिखा अच्छा और उसको किसी ने कॉपी किया, अपने नाम से पेस्ट कर दिया या नाम उड़ा दिया आपका। तो मेरे मेरे जहन में आया कि क्यों ना इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया जाए, तो मैंने उसको जेपैग फॉर्म के अंदर लिखना शुरू किया। शुरू शुरू की जो राइटिंग्स थी वो इंतहाई मैं खुद भी पढ़ता हूँ तो मुझे बाद हंसी आती है। उसके अंदर बाकायदा इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते थे, उसके अंदर बाकायदा उर्दू इंग्लिश जो है उसको उर्दू रस्मुल खत में लिखा करता था मैं। तो शुरू की 10 15 20 25 राइटिंग्स आपको ऐसी मिलेंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें रवानी आती गई। इवन महवर 1 के अंदर आपको इंग्लिश काफी इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह शाज़ नादिरी कभी इस्तेमाल होती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रवानी बढ़ती चली गई। फिर एक वक्त आया कि क्रिएटिव जो मसल था वो इतना स्ट्रांग हो गया कि दिन में 3 3 दफा लिखने लगा। सुबह इरफान लिख रहा हूँ तो शाम में महवर, ये मुख्तलिफ सिलसिले, इनका स्कोप जरा डिफरेंट है। और शाम में महवर लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद रात में एक और कुछ लिख दिया, तो एक दिन में 3 3 पोस्ट भी लिखना शुरू कर दी और उसी पैटर्न के ऊपर। फिर दोबारा जो है वो उसको थोड़ा स्लो डाउन कर दिया, फिर दूसरी चीजें शुरू हो गई कलिमात वगैरह, तो उसके ऊपर थोड़ा जाहिर है जब आप अपने फोकस को डाइल्यूट करते हैं तो कोशिश कोशिश कहीं ना कहीं से आप पे कर रहे होते हैं उसके लिए। तो फिर ये कम हो गया, बिकॉज लिखने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी है। आइडियाज आते ही जब है जब आप रीडिंग कर रहे हो, आप थोड़ा सा फारिग हो, आप नेचर में वक्त गुजार रहे हो, ये 3 चीजें हैं जो कि आपको आइडियाज ला के देती हैं। सो दैट मीन्स योर ब्रेन हैज टू बी रिलैक्स्ड। और आप कम से कम मेरे लिए जरूरी है, तो मैं कराची में रहता हूँ तो यहाँ नेचर की तरफ देखने का मौका थोड़ा कम ही मिलता है। तो लेकिन ये कि फिर भी हमने घर के अंदर थोड़ा सा माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि आप ग्रीनरी को देख लेते हैं। तो कुछ ना कुछ करके अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो महवर 2 तो आपको पता है आ चुकी है इंशाल्लाह। इरफान 1 दिसंबर तक इरादा है, एक्सपेक्टेड है कि वो होगी। अच्छा, अब आप यकीनन ये जानना चाहेंगी, मैं खुद ही बता देता हूँ कि इनमें फर्क क्या है। सो महवर इज लाइक पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उसमें आपको जो स्पिरिचुअलिटी है या जो रिलीजियस कंपोनेंट है वो ना होने के बराबर मिलेगा। So it's generally for a university going student या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जिसको दीन से इंटरेस्ट है भी और नहीं भी, वो कहते हैं कि अगर उसको ज्यादा नसीहत की जाए तो वो पक जाता है। सो इट्स फॉर देम, ठीक है। फिर आप थोड़ा राइट साइड पे आना शुरू करें तो इरफान हैज अ कंपोनेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन इट। तो वो स्पिरिचुअल कंटेंट उसके अंदर होता है। और आपने देखा होगा दोनों के अंदर डिफरेंस। उसके बाद आप और थोड़ा राइट साइड पर चले जाएं तो रोशनी है। रोशनी इज डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कुरान एंड हदीस। सो उसके अंदर मैं बाकायदा आयत भी कोट कर देता हूँ, हदीस भी कोट कर देता हूँ, या बाकायदा कोई हदीस मैंने पढ़ी होती है, उस सबक को किसी अंदाज में बताना होता है, तो फिर वो रोशनी या इरफान की सूरत में आता है। नॉर्मली वो रोशनी की सूरत में आता है, कभी कभी वो इरफान की साइड पे चला जाता है। लेकिन महवर स्ट्रिक्टली maybe 95% of the content is simply personal and professional level with obviously an Islamic touch। क्योंकि यहाँ पे एक बात और बता दूं, हम सब कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं ना। आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि कामयाबी एक्चुअली क्या है, मुझे कब पता चलेगा जब मैं कामयाब हूँ। तो एक कामयाबी तो वो है कि जिस दिन आपकी सांस आखिरी आएगी ना और आपको लेने के लिए फरिश्ते आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कामयाब हैं या नहीं। इस लेवल पे कामयाब होना तो सबके लिए जरूरी है। अच्छा, फिर दूसरा कामयाबी का लेवल ये है कि
मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरे कुलीग्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरी यूनिवर्सिटी के कुछ पैटर्न्स हैं जो कि ये डिसाइड करेंगे कि मैं कामयाब हूं या नहीं हूं। सो अब आपका डिसीजन है ये कि आप ये फैसला करें कि आपने उन पैटर्न्स के ऊपर कितना पूरा उतरना है। ठीक है। सो मे बी आई माई नॉट गिव अ डैम अबाउट इट। ठीक है यार, नहीं होते, आगे नहीं जाते, ये फला फला चीज, लोग कहते हैं ये कर लो तो आप कामयाब हो जाओगे, लोग आपकी बड़ी तारीफ करेंगे, फलाना काम कर लो तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये लोगों की नजर में मैं कामयाब होता हूँ, होना चाहता हूँ या नहीं होना चाहता, ये मेरी अपनी मर्जी है। ये बिल्कुल। दूसरा पैरामीटर है। ठीक है। कुछ लोग इसको बहुत वैल्यू देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल ही जहन्नम में जाए, कोई भी कुछ कहता है, कहता रहे, मुझे क्या। ठीक है। और तीसरा पैरामीटर है जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि मैं अपनी नजर में कामयाब हूं या नहीं। अगर मैं इतनी एफर्ट दे सकता था तो क्या मैं इतनी एफर्ट दे रहा हूं, या मैं इतनी सी एफर्ट के ऊपर बैठ जाता हूँ और मैं अपनी एफर्ट और अपना फोकस और अपनी तवज्जो और अपनी एक्टिविटीज किस काम में लगा रहा हूँ। इज इट अ बैलेंस बिटवीन माई फैमिली, माई लाइफ, माई सेल्फ, माई हेल्थ, माई प्रोफेशनल लाइफ, या फिर मैं एक तरफ ही लगा हुआ हूँ कॉन्स्टेंटली और बाकी चीजें इग्नोर हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहली कामयाबी, यानी अल्लाह की नजर में कामयाबी तो जरूरी है, बिल्कुल। उसके बगैर तो आपने तो अपना क्रिएशन का कॉन्सेप्ट ही खो दिया ना। और तीसरी वाले जो जो चीज मैंने आपको, ये जरूरी है, बीच वालों की नजर में आप कामयाब हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सर, ये मेरा आप बहुत अच्छी बात है। अपना पर्सनल फलसफा है। हो सकता है बहुत से लोग इससे इख्तलाफ करें या उनकी प्रैक्टिस से डिफरेंट हो, बट दैट्स व्हाट आई बिलीव। सर बेसिकली बहुत अच्छी बात की है आपने। सेल्फ एनालिसिस बेसिकली होना चाहिए और इसी से आप अपनी नज़र में कामयाब है यानी आपको बहुत अच्छे से आइडिया होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया है सर। फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। आपकी राइटिंग के बारे में हमने जान लिया। जो भी ऑडियंस इनकी बुक पढ़ना चाहे हम इंशाल्लाह लिंक प्रोवाइड करेंगे अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज का इनके टर्निंग के बाद हमारा जो टॉपिक इनसे डिस्कशन का है वो है बेसिकली हाउ टू बी मैक्सिमम प्रोडक्टिव। तो हम सर आज की जो जनरेशन देखते हैं, मैंने टॉपिक इसलिए चूज किया बिकॉज मैंने अपनी सराउंडिंग में देखती हूँ और हम भी सर खुद ऐसे ही हैं कि बहुत सारा टाइम ना वेस्ट करते हैं। एंड आई हैव सीन द डिफरेंस कि वो लोग जो अपना टाइम एक राइट डायरेक्शन में लगाते हैं वो हर तरह से खुद को कामयाब पाते हैं, दुनिया की नजर में भी। और इवन जो अल्लाह के रास्ते में चलते हैं वो तो अल्लाह पाक की नजर में भी इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो सर लेकिन हमारी बहुत सारी जनरेशन डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर बात की जाती है तो उन्हें पता नहीं है ना कि हमने अपने टाइम को फ्रूटफुल कैसे बनाना है। उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसको किस तरह से देखते हैं और हमारी जनरेशन को क्या आप एडवाइस करते हैं इस मामले देखें, सबसे अहम बात यह है कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, पहले तो ये एहसास होना चाहिए कि भाई मेरा टाइम जाया हो रहा है और ये अहम है। में। जिसको ये एहसास ही नहीं है, जो कि सो रहा है, जो कि जिसके बारे में अगर आप कह सकते हैं कि द पर्सन इज किलिंग टाइम, तो उसको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, एक दूसरा बंदा है जो कि जाग रहा है और उसको ये ख्याल है कि यार मेरा वक्त ना इससे बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, तो उसके लिए हम ये बातें कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका वक्त जा कहाँ रहे। सो अनलेस यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। तो यू नीड टू नो कि मेरा कितना वक्त कहाँ जाया होता है और उस वक्त को किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपकी कम्यूट जर्नी जो है सुबह यूनिवर्सिटी जाने की और वापस आने की, एक एक घंटा है। एक घंटे में आप वहां पहुंचती हैं, एक घंटे में आप वापस आती हैं। तो ये एक घंटा आप बातें करने में गुजार सकती हैं, आप सोने में गुजार सकती हैं, आप बाहर झांकने में गुजार सकती हैं, या आप उस टाइम पे कोई ऑडियोज अच्छी, कोई कोई कोर्स कर सकती हैं, कोई लैंग्वेज सीख सकती हैं, कोई अच्छा काम कर सकती हैं, कुछ सीखने का काम कर सकती हैं। तो ये 2 घंटे रोजाना के अगर आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे दें तो महीने के 60 घंटे हो गए। सो इट्स अ जी। लॉट। ठीक है ना। यस सर। आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस 2 घंटे को इस्तेमाल कैसे करती हैं। अच्छा, आपको पता चला कि मेरे 2 घंटे यहाँ जा रहे थे तो मैं उसको इस बेहतर तरीके से यूज कर सकती हूँ। आपका मोबाइल फोन कितना टाइम ले जाता है और इस मोबाइल फोन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करें। देखें, ये बहुत अच्छा स्लेव है मगर ये एक टेरेबल मास्टर है। अच्छा, बिल्कुल। इस सेंस में कि अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आ सकता है। दुनिया भर की
के जो कोर्सेज हैं और जो लर्निंग मटेरियल है वो इसके थ्रू आपके एक्सेस में है। वो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला कहेंगे सुम्मा ने कहा है कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तो उसमें से ये इतनी बड़ी नेमत है कि यार तुम पाकिस्तान के एक कोने में बैठे हुए थे और तुम्हारे लिए हार्वर्ड के और मैकगिल के और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के कोर्सेज जो थे इसके ऊपर मौजूद थे। तुम सीख सकते थे मगर तुमने नहीं सीखा। तो ये भी तो नेमत है ना। मैं अगर आज से मैं तकरीबन 35 ईयर्स पीछे चला जाऊं तो ना ये सेल फोन था आपके पास, ना कंप्यूटर्स उस तरह के मौजूद थे, ना उस इंटरनेट की एक्सेस में वो टूणू टूणू करके वो चलता रहता था, उस पर आप कुछ देख नहीं सकते थे, हार्डली उसको यूज कर सकते थे। अब आप देखें कनेक्टिविटी की स्पीड देखें, इन कंप्यूटिंग पावर देखें अपनी, तो उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। सो दुनिया का सारा इल्म आपकी मुट्ठी में है अगर आप हासिल करना चाहें। तो जी ये जी, अल्लाह ताला ये की आपने नेमत नहीं है तो क्या है ना। बिल्कुल कुछ भी सीख सकते हैं आप। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब तो आपने ये देखना है कि इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर कंट्रोल नहीं होता। अगर आप मेरी बात करें तो मैं एक आम सा इंसान हूँ, कोई ऊपर से बस सुपर पावर लेकर तो आया नहीं हूँ, मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता। तो मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे पास मैंने दो फोन रखे हुए हैं। एक वो फोन है जिसके अंदर मेरा सारा सोशल मीडिया मटेरियल मौजूद है। दूसरा वो फोन है जिसके अंदर सोशल मीडिया की कोई ऐप नहीं है एक्सेप्ट फॉर व्हाट्सएप। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं उसको भी उठा के इधर डाल दूं, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है, तो अक्सर आप फिर कोई काम की चीज मिस कर सकते हैं। अक्सर लोग अब कॉल भी उस पर करते हैं, मैसेज भी उस पर करते हैं। तो मैं चाहने के बावजूद उसको अपने दूसरे फोन में नहीं डाल सकता। अब जिस फोन में ये सोशल मीडिया का मटेरियल एप्स मौजूद है, वो सिर्फ मैं काम के वक्त उठाता हूँ, उसके बाद उसको किसी दराज में डाल के छोड़ देता हूँ। सो दैट मीन्स कि वो मेरी इंस्टेंट एक्सेस में नहीं है। अगर मैंने पहला फोन उठाया भी स्क्रोलिंग करने के लिए, उसमें कुछ है ही नहीं, तो स्क्रोलिंग क्या करूंगा। नतीजतन उसको मैं 2 मिनट में बोर होकर रख देता हूँ। तो वो आपकी हैबिट क्योंकि डेवलप हुई भी होती है, तो यू नीड टू पुट सम रेजिस्टेंस इनटू इट, कि यार कोई बीच में ऐसा फ्रिक्शन डाल दें कि आप उस तक पहुंच ना सके, या आप उसको अपने बिस्तर से दूर रखें ताकि वो आपके हाथ तक ना जा सके। तो किसी दिन मैं जीत जाता हूँ, किसी दिन फोन जीत जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जीतने का तनासुब बहुत बेहतर हो गया है पहले के मुकाबले में, जब ये सब चीजें मेरे एक्सेस में होती। तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज ये हो गई कि आपने अपना जर्नी टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया प्रोडक्टिव होने के लिए। आपने अपने फोन को कंट्रोल किया, बिकॉज दिस इज द वन थिंग, वन ब्लैक होल वेयर ऑल योर टाइम इज गोइंग। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए जनाब दिन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। सो दिन को ऑर्गेनाइज करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें सिस्टम बना कर दिया, और वो है आपके दिन की 5 नमाज। आप अपनी नमाज को अपने टाइम पे अदा कर लें और अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको उन नमाजों के गिर्द बिल्ड कर दें। कि यार असर से 15 मिनट पहले ये करूंगी, 20 मिनट पहले ये करूंगी, 1 घंटा पहले ये करने बैठूंगी, 1.5 घंटा पहले ये करने बैठूंगी, 1 घंटा सोऊंगी, आराम करूंगी, ईशा के बाद मैं फला फला काम करूंगी अगले 2 घंटे तक, फिर सो जाऊंगी, फिर फजर से आधा घंटा पहले उठ जाऊंगी या फजर के टाइम पे उठ जाऊंगी। सो इट्स अप टू यू, जैसे भी आप उसको मैनेज करना चाहें। बट दैट इज द बेस्ट वे यू कैन ऑर्गेनाइज योर डे। जो तो आपका दिन है उसकी तंजीम करने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही, मैं ये समझता हूँ। कम से कम आपके 5 हुक्स लगे हुए दिन के अंदर, आपका दिन बहेगा नहीं, मतलब आपका दिन हवा की तरह निकल नहीं जाएगा हाथ से। वो एक जगह फंसा हुआ होगा सारा कुछ, और आपने जैसे जैसे उसके मामूलात बिल्ड करने शुरू किए वैसे वैसे आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। याद रखें कि आप आपको पता है कि एक हदीस भी है कि जो चीज कम होती है वो और कंसिस्टेंटली होती है वो अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है, ज्यादा बजाय से कि आप एक दिन में बैठ के 1000 रिकात नफिल पढ़ लें। आप रोज 4 रिकातें नफिल की पढ़ती रहें, वो ज्यादा कंपैरेटिवली पसंदीदा है। सो इसी तरीके से आपने अपनी हैबिट्स बिल्ड करनी होती हैं छोटी छोटी। मिसाल के तौर पे मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ते ही फौरन लिखने बैठ जाता हूँ। अगर दिन में कोई आइडिया आ गया और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो वो मैं उस टाइम पे लिख लेता हूँ। लेकिन अदरवाइज अगर मुझे आज लिखना है कुछ और आइडिया दोपहर में आया है शाम, तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया अपने फोन के अंदर और लिखने उस पर मैं बैठूंगा। डॉट मगरिब की नमाज पढ़ी और मगरिब की नमाज पढ़ते ही लिखने बैठा, अगले 15 मिनट में लिख लिखा के फारिग हुआ, उसको अपलोड किया जहां जहां अपलोड करना है, एंड दैट्स गॉन। तो ये एक हैबिट बनी हुई है। जिस दिन मेरा मगरिब के बाद कहीं बिजी होता है उस दिन रह जाता है। तो इसी तरीके से बाकी भी छोटी छोटी हैबिट्स बनाई हुई है। प्लस ये है कि चंद टूल्स हैं आप बहुत अच्छे उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे गूगल डॉक है।
सो आपका जो डेली का स्केड्यूल है जिसमें रूटीन की एक्टिविटीज हैं, अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगी आपको मुख्तलिफ जगहों पे पेमेंट्स करनी होंगी, बिल्स पे करने हैं, फीस पे करनी है, उन सारों का एक रिकॉर्ड रख के गूगल डॉक के एक डॉक्यूमेंट पे रख के छोड़ दें और उसको टाइम टू टाइम एक्सेस किया करें। देखें मैं आज अपने स्केड्यूल के मुताबिक इस वक्त चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा, ये काम मुझे करने थे, ये किए या नहीं किए। तो उससे बहुत हद तक आप, क्योंकि उसको आप अपने फोन पे भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है उसको फॉलो करना कंपैरेटिव। सो इट्स अनदर आइडिया। फिर चेकलिस्ट का इस्तेमाल अलोंग विथ कि आपने कितना टाइम उस चीज के लिए एलोकेट करना है। मिसाल के तौर पे एक एक्टिविटी है, उसके अंदर आपको मुझे हार्डली 1.5 घंटा चाहिए, मगर एट टाइम्स ऐसा ऐसा होता है कि मैं क्योंकि उसको नहीं करना चाह रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा करने का, कोई ऐसी एक्टिविटी जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उसको लेके बैठा रहूंगा, एक्सक्यूज मी, उसको लेके बैठा रहूंगा अगले 3 या 4 दिन तक या 15 दिन तक। वो 2 घंटे लगाने, तो मुझे पता है कि अगर मैंने उस पर लिख के रखा है कि इसको 2 घंटे लगाने, अभी 2 घंटे टाइम है और टू डू लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है, तो वाई नॉट पुट दोस 2 आवर्स इनटू इट। तो इस तरह वो कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह आपको थोड़ा सा अपने साथ ट्रिक्स करनी पड़ेंगी, कुछ इस तरह की प्रोडक्टिविटी वाले काम। एंड नॉट एवरीथिंग वर्क्स विद एवरीवन। सो अब ऑब्वियसली ये जो सारी चीजें आई हैं इधर उधर से पढ़ के ही आई हैं। सो आई ट्राई इट ऑन माई सेल्फ, देखता हूँ कि मैं कौन सी चीज मेरे साथ काम कर पाती है, कौन सी चीज नहीं कर पाती, और फिर जो कर पाती है जस्ट डू मोर ऑफ इट। ये है तरीक़ाकार। बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन ना कि आपके साथ जो चीज वर्कआउट करते हैं। सर ने जो हमें बेसिकली जो टिप्स बताई हैं मैं उनको समराइज करना चाहूंगी। द फर्स्ट थिंग इज उन्होंने बताया है कि अपनी जर्नी को आप मॉनिटर करें, आप देखें आप क्या कर रहे हैं, उसको किस चीज में यूटिलाइज कर रहे हैं। सर मैं यहाँ पे एक चीज खुद भी ऐड करना चाहूंगी कि आई हैव पर्सनली सीन कि ये मैटर नहीं करता कि आप अपना पूरे दिन में क्या काम कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप अपने दिन के छोटे छोटे सेगमेंट्स है ना, आप किसी लाइन में खड़े हो, आप वेट कर रहे हो, वहां पे आपको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, अब उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, दैट मैटर। ये छोटे छोटे सेगमेंट्स है ना जो 1 से 2 मिनट के, 5 मिनट के होते हैं, इस टाइम आपने क्या करना है, क्या सोच रहे हो। कुछ लोग जिक्र करना शुरू कर देते हैं, अपने अज़कार पूरे करते हैं, कुछ अपनी चीजें रिमाइंड करना शुरू कर देते हैं। एंड मोबाइल तो हमारे हाथ में होता है आजकल, हमारा ज्यादा काम अपने मोबाइल्स पे ही होता है। वहाँ खड़े खड़े आप अपना काम करें बजाय उसके कि वहाँ याद में लगे रहें, स्क्रॉलिंग करते रहें, इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक देखें, आप अपना काम करें। सो बेसिकली द होल ट्रिक इज कि अपने छोटे छोटे सेगमेंट्स को जब मैनेज करेंगे ना हम, तो हमारा पूरा दिन जो है ना बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। सेकंड टिप जो सर ने बताई है दैट इज कि अपनी नमाज की सराउंडिंग में, अपनी नमाज के गैप में आप चीजों को एडजस्ट करें। इस तरह आपका एक तो ध्यान नमाज पे भी रहेगा, सर जिनको नमाज रह जाती है, भूल जाते हैं या समथिंग लाइक दैट मिस हो जाती है, एक ध्यान आपका नमाज पे भी रहेगा कि मैंने ये काम करना है तो मैंने नमाज भी पढ़नी है। तो नमाज का कॉन्स्टेंटली एक जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में रहेगा। थर्ड ट्रिप सर ने बताई है हमारे पास, वो ये है कि अपने मोबाइल को अपनी पहुंच से थोड़ा दूर कर दें। जो चीज आपका टाइम वेस्ट कर रही है उस तक अपनी एक्सेस ब्लॉक कर दें। इवन अब तो इवन सर ऐप्स भी आ गई हुई हैं गूगल प्ले स्टोर पे, जिसमें आप अपने मोबाइल पे खुद ही अपनी एक्सेस ब्लॉक कर सकते हैं। जिन भी साइट्स को ब्लॉक कर देंगे, जिन भी एप्स को ब्लॉक कर देंगे, वो 2 घंटे तक किसी सूरत खुल ही नहीं सकती। तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। शुरू शुरू में मुश्किल तो होता है डेफिनेटली, हम उस तरह से चल रहे होते हैं, हमारा एक रूटीन बनी होती है, लेकिन जब आप आदी हो जाते हैं ना सर, मैंने भी ये देखा है कि जब आप आदी हो जाते हैं ना अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करने के, तो इवन कोई छोटी सी चीज वैसी हो रही होती है ना जो टाइम वेस्ट कर रही हो, तो लाइक बंदे को ना इरिटेशन हो रही होती है कि नहीं, मुझे इसको भी कुछ अच्छा करना है। एंड द थर्ड तीन हमारी हो गई टिप्स, और जो हमारी अगली है वो सर ने बताया कि हमारा जो गूगल डॉक्स को यूज करें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं, अपना एक स्केड्यूल बनाएं, उसको बारी बारी देखते रहें और देखें आपने आज के दिन क्या किया है, क्या चीज रह गई है, उसको उसी दिन पे करने की कोशिश करें और अपना टाइम एलोकेट करें, कितना टाइम किस चीज के लिए रिक्वायर्ड है। टाइम जाया नहीं करना अपना। सर आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, मैं अपनी ऑडियंस के लिए क्वेश्चन करना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें ना सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा टाइम कहाँ यूटिलाइज, मुझे पता होना चाहिए कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो ये प्रोडक्टिव है या नहीं है। तो सर ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या मेरिट है जिससे हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरा जो टाइम है प्रोडक्टिवली यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। देखें आप, बहुत आसान सा मेरिट है, ये तो बहुत ही सीधी सी बात है और उसका बड़ा सीधा सीधा सा जवाब है। पहली चीज ये देख लें कि भाई क्या जो काम आप कर रहे हैं इसका दुनिया में कोई फायदा है और आखिरत में कोई फायदा है। ठीक है, अगर तो दोनों का जवाब यस में है तो बड़ा जबरदस्त काम है वो। अगर उसका आखिरत में कोई फायदा नहीं है मगर नुकसान भी नहीं है और दुनिया में कोई फायदा है,
तो भी कोई हर्ज नहीं है उसको करने में, जाहिर है आपकी कोई पर्सनल चीज है। और अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि अपनी नियत को एडजस्ट करने से वो काम जो आपका है वो आखिरत के फायदे का बायस बन सकता है। बिल्कुल मगर कर अक्सर हमें नियत नहीं करना आती सही तरीके से, तो अगर आप अपनी नियत ठीक कर लें तो शायद उसका भी कोई फायदा आपको हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे बिल्कुल लायानी काम भी हो सकते हैं। फिर आप ये देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि उस काम का दुनिया में भी नुकसान है और आखिरत में भी नुकसान है, या सिर्फ दुनिया में नुकसान है आखिरत में नुकसान नहीं है, या आखिरत में नुकसान है दुनिया में फायदा है। तो ऐसे कामों को जाहिर है करने से आप अवॉइड करें। तो ये बड़ा सीधा सा पैटर्न है कि आप देख लें भाई आखिरत के लिए वो काम फायदेमंद है या नहीं, दुनिया के लिए वो काम फायदेमंद है या नहीं। अगर यस यस है तो जरूर कर लें, अगर सो है और यस है तो भी कर लें। मगर अगर वो नुकसानदेह है आखिरत के लिए या दुनिया के लिए नुकसानदेह तो ना करें भाई। तो बस ये सीधा सा पैरामीटर है, ये आपको अपने सारे कामों को के लिए टच स्टोन बन जाएगा करने के लिए कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर, आपने बहुत अच्छा बताया है। और सर, जिन लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमारा टाइम कहाँ यूज हो रहा है, तो उनको एहसास दिलाने के लिए कोई ट्रिक यूज की जा सकती है? कोई देखें ऐसी चीज एहसास, जिनसे हमारे हम अपने तरफ से एफर्ट कर सके उनके लिए? मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के साथ आप अटैच होना चाहते हैं या जिनको आपको दूसरा बेहतर रास्ता दिखाना चाहते हैं, सबसे पहली चीज जो जरूरी है ना वो ये है कि आप उसके साथ ताल्लुक हो आपका। और ताल्लुक ये वाला ना हो कि आप उनको पकड़ते ही जो है ना वो खींचना शुरू कर दें, चलो आओ मेरे साथ नमाज पढ़ो। आपकी अच्छी सी दोस्ती हो। और दूसरी चीज ऐसी हो कि जो मैंने कहीं सुनी थी कि आप इस तरह उनको दीन की दावत दें कि आपको मुंह से दावत देने की जरूरत ना पड़े, वो आपको देखें और आप जैसे बनना चाहें। सो इतना अच्छा तो मैं भी नहीं हूँ खैर कि लोग मेरे जैसे बनना चाहें, लेकिन ये कि कोशिश जरूर करनी चाहिए कि यार मुझे मुंह से कुछ ना बोलना पड़े। और अगर मैं मुंह से कुछ बोल भी रहा हूं तो उसके बारे में उससे कह रहा हूं जो कि सवाल पूछने मेरे पास आया है। खामा खा मैं किसी के सर पे मुसल्लत नहीं हो रहा बिला वजह में जाके। सो एक ताल्लुक बनाना। दूसरा ये कि अगर आप खुद बहुत अच्छे होंगे, आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी और आप स्किलफुल होंगे अपने काम में, तो लोग खुद आएंगे आपसे पूछने के लिए। लोगों के पास बहुत मसाइल हैं एंड दे आर जनरली लुकिंग फॉर समवन हु कैन गाइड देम, हु कैन गिव देम प्रॉपर डायरेक्शन। और जिसको खुद थोड़ा सा पता है, जो खुद उस रास्ते पे चला हुआ है, तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, लोग आपसे पूछेंगे, फिर आप उनको बताएं। बताया है कि सबसे पहले हमें खुद पे इम्प्लीमेंट करना है, ताल्लुक स्ट्रॉन्ग करें उन पर्सन के साथ, एंड आहिस्ता आहिस्ता उनको गाइड करना शुरू हम्म, करें, एंड बिल्कुल। दुआ करें अल्लाह पाक को हिदायत हिक, दे देते हैं जब देना हाँ, चाहते हिकमत जो है ना वो बहुत अहम है। हैं। हिकमत से आप बुलाएंगे लोगों को तो वो जरूर आपसे पूछेंगे आगे चीजें। बिल्कुल। हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं अपने आसपास के लोगों पे जिनके साथ हमारा बिल्कुल। कनेक्शन होता है। वो वाकई हमें हमारी हर चीज नोटिस कर रहे होते हैं, गौर कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट तो हर जगह होता है, कुछ पॉजिटिव हो हम्म, जाता है, कुछ नेगेटिव भी हो जाता है। ये तो बिल्कुल दुनिया के साथ साथ चलता है। सही बात। ठीक हो गया। सर, अब आगे चलते हैं। तो सर, बेसिकली अब मेरा इसी से क्वेश्चन निकलेगा। आपने बहुत अच्छे से वैसे आंसर कर दिया है। एक मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि सर रूटीन बहुत टफ होती है, स्टडीज का हम्म, स्केजुअल, यूनिवर्सिटी का प्रेशर, बोर्ड्स में जाएं तो एक अलग प्रेशर होता है, काफी ज्यादा ना हेक्टिक रूटीन हो जाती है। तो उसके साथ साथ अपना जो एक अच्छा मुसलमान हम कैसे बन सकते हैं, उसके साथ साथ अपनी स्टडीज को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? देखें कुछ चीजें जो है ना उस वो बिल्कुल भी टाइम नहीं मांगती। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सुबह उठते ही वजू कर लें, ठीक है। आपका वजू जब भी आपको जरूरत पड़ती है, आप अ, वजू वजू में रहा करें, ठीक है। अब ये एक 24 घंटे की इबादत है और इसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी सिवाय इसके कि आपको जाके वजू करना पड़े। फिर जब आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो उसके अंदर आप अल्लाह को याद कर लें। अच्छा, अब अल्लाह को याद करना ये नहीं है कि तस्बीह हाथ में पकड़ के घुमाए जा रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, ठीक है। नाम लेने से भी याद आती है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आपके दिल में ये एहसास रहे कि यार वो अल्लाह जो है ना वो मेरे साथ है, मेरे पास है, ठीक है। वो एहसान का दर्जा है ना कि भाई तुम उसे देख रहे हो जैसे, तो बस वो आपके साथ ही रहे सारा टाइम। अब आपको एक एहसास है मैयत मौजूद है, और आप यकीनन जब वो आपके साथ है तो आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उसको पसंद नहीं है, और कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे जो उसको पसंद है। आप देखें घर में आप आती हैं फॉर एग्जाम्पल, तो
आपके घर के कुछ कल्चर होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि भाई ऐसा नहीं कि मोजे उठाए आपने और यूं करके फेंक दिए उतार के, या जूते जो है ऊपर शेल्फ के ऊपर रख दिए, चीजों की जगह बनी हुई होगी। और आप अक्सर मतलब अब आप ज़ाहिर है एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आपकी एक एज हो चुकी है, तो अब आपको ये खौफ नहीं होगा कि अम्मा मारेंगी मुझे, दो चमाट लगा देंगी इधर उधर से। आपको ये होगा कि यार मेरी माँ जो है वो सुबह से काम कर रही है घर में, और उसने इतनी एफर्ट की है, और अब मैं जाके ना कीचड़ वाले जूते लेके अंदर आ जाऊं तो कितना उनको बुरा लगेगा। अब आप उनकी मोहब्बत में, उनकी साथ जो आपकी फीलिंग है, उस फीलिंग की वजह से, उस अटैचमेंट की वजह से वो काम नहीं कर रही जो जिससे उनको तकलीफ होगी। ठीक है, अल्लाह तो बेनियाज है, मगर उसने हमें कुछ काम करने के लिए कहा हुआ है और कुछ काम करने के लिए ना कहा हुआ है। और आप सिर्फ ये एहसास रखें यार मेरे अल्लाह को ये पसंद है तो मैं ये काम करूंगा, और मेरे अल्लाह को ये पसंद नहीं है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। डर की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से, अटैचमेंट की वजह से। तो आपका एक ताल्लुक तो 24 घंटे का अल्लाह ताला से बन गया है ना। अब जब ये ताल्लुक आपका बन गया है अल्लाह के साथ, तो छोटे छोटे काम भी आप करेंगे उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। मतलब वही दो रिकातें अगर मैं ठूंगे मार के पढ़ लूं तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको खुशू और खुजू के साथ पढ़ूं, अगर अल्लाह मुझे नसीब करे और मैं उस तरह पढ़ लूं, तो उसकी तो बहुत वैल्यू है। तो आपकी चीजों की क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बेशक कम रहे, आपके पास कम टाइम है लेकिन आप अल्लाह ताला को जो टाइम दे रहे हैं वो आपका क्वालिटी टाइम है, और आप उसके साथ अटैच हो रहे हैं बाकायदा। है तो ये छोटा सा नुस्खा है, इसको अप्लाई कर लें तो आप कम वक्त में कम काम करके ज्यादा जो है वो कमा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक नोट 10 रुपए का भी होता है और एक नोट $10 का भी होता है। नोट का साइज मोरलेस एक ही है, लेकिन $10 से आप ज्यादा चीजें ले सकते हैं और 10 रुपए से आप कम चीजें ले सकते हैं। बस ये बहुत फर्क। खूबसूरत बात की है आपने, बहुत खूबसूरत बात किया है। इट इज द बेसिकली अफेक्शन, द अटैचमेंट विद अल्लाह पाक जो आपको इस तरफ लेके आती है। चलिए सर, हमारी काफी बात हो गई इस बारे में। सर हम आगे मूव ऑन करते हैं। सर हम आपका कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, किसी के लिए, या व्यूवर्स के लिए हमारे, कोई ऐसा मैसेज आप इनको देना चाहें? अच्छा, मैं क्योंकि समझता हूँ कि ज्यादातर जो इसको देखने वाले होंगे वो यंग लोग होंगे, और एक मौका है उनके साथ थोड़ी सी बात करने का। तो सबसे अहम चीज ये है, मैं पर्सनली ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को चाहिए कि अपने स्किल्स के ऊपर तवज्जो दें। जो भी काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ टीचर, तो मेरे लिए ये बहुत अहम है कि मुझे टीचिंग आती हो, मैं टीचिंग सीखूं बाकायदा, मैं उन लोगों को ऑब्जर्व करूं कि जो अच्छा पढ़ाते हैं, फिर मैं उनकी जो अच्छी प्रैक्टिसेस है वहां से कुछ गेन करने की कोशिश करूं। ठीक है, आई माई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ राइटर, तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं कॉन्स्टेंटली लिखना सीखता रहूं। सो कभी किसी कोर्स के जरिए, कभी किसी अच्छा लिखने वाले को पढ़कर, कभी किसी की बात सुन के कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूं कि उससे ये फायदा हो कि मेरी राइटिंग के अंदर निखार आए। तीसरी चीज, मुझे हेल्थ केयर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मेरे लिए जरूरी है कि अगर मैं एक अच्छा हेल्थ केयर मार्केटर बनना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए अपने आप को जो जदीद तरीन मार्केटिंग में चीजें आ रही हैं उसमें अपनी नॉलेज में इजाफा करता रहूं, और जहां जहां उसकी एप्लीकेशन है वो सीखता रहूं। इसी तरह आप एक स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं, तो जरूरी है आप अपने उस इंटरेस्ट की स्पेशलिटी को एफर्ट लगाएं। आप कोशिश करें कि यू शुड बी अमंग द बेस्ट पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग दैट स्पेशलिटी, एंड एट द सेम टाइम बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आप याद रखेंगे जो भी चीज आप दूसरों को सिखाते हैं, बताते हैं, देते हैं, वो चीज आपके पास बढ़ना शुरू हो जाती है। बिकॉज जो सवाल ही आता है वो आपके अंदर का भी एक दरवाजा खोलता है कि वो आपसे तो पूछ के चला जाता है लेकिन आप भी कुछ सीख जाते हैं उसकी वजह से, बिकॉज आपके अंदर वो चीज बिल्कुल। रिवाइज हो जाती है, एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है। आप सोचते हैं कि यार मैं जो दूसरे को बता रहा हूँ थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस इसके ऊपर अपनी मजीद जमाऊं। सो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को आजकल के दौर में बहुत अच्छी कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट लगानी चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान बन सके, अच्छा मुसलमान बन सके और अच्छा प्रोफेशनल बन सके। जितने स्किल्स उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है उसके ऊपर उसको कांस्टेंट एफर्ट करनी चाहिए पूरी जिंदगी, ताकि वो एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे प्रैक्टिस कर सके, उसकी जात से किसी को नुकसान ना हो, हमेशा लोगों को फायदा। सर ने हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दिया है उनकी स्किल्स के बारे में। और क्या ही बात है, अगर ये स्किल्स अल्लाह पाक के इस्लाम के रास्ते में लगा दिए जाएं तो कहते हैं ना, वारे ही न्यारे हो जाते हैं।
बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं, आप वो कंटेंट इस्लाम के लिए बनाएं, आप बजाय उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय आप इस्लाम के लिए कंटेंट बनाएं। आप लिखते हैं, आप इस्लाम के लिए लिखें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, और आप नियत में सोचें कि मैंने सिर्फ अल्लाह पाक के लिए कर रहा हूँ। नियत दुरुस्त हो गई तो वो हर एक लम्हा इबादत बन गया। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। हम तो ऐसे इंसान हैं कि जो शायद नमाज भी बहुत खुशू से नहीं पढ़ते, खुशू से नहीं पढ़ते, बहुत हमारी नमाजें बहुत बुरी सतह पे होती हैं। तो अगर हमें इस तरह के मौके मिल रहे हैं, जैसे अपनी नीयत ठीक करने से, एक इरादा रखने से कि मैंने जो काम करना है अल्लाह पाक के लिए करना है, तो वाई नॉट के उसमें बेहतरी भी आएगी, बरकत भी आएगी, आप उसको सीखोगे भी और आखिरत में भी काम आएगा। तो हमारी जनरेशन आप सबसे हमारा यही पैगाम है आप सबके लिए, अपने स्किल्स को सीखें, उनको यूटिलाइज करें, अपनी बेहतरी के लिए, अपने आसपास के लोगों की बेहतरी के लिए, अपनी आखिरत की। यहीं पे आज की हमारी ये एपिसोड एंड होती है। सर याहिया नूरी हमारे साथ थे, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स दी हैं टाइम मैनेज करने के लिए। उन्होंने बताया एक एज अ मुस्लिम जो हम डॉक्टर हैं, एक तो उसके साथ एक अच्छा मुसलमान भी कैसे बन सकते हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किस तरह से हमें डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। तो एक बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा है हमारा। इनके सर याहिया की जितनी राइटिंग्स हैं वो इंशाल्लाह उनके लिंक्स आपके साथ वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आप उनको अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। उनके वर्ड वाकई बहुत पावरफुल हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं आपको आगे जाने के लिए, तो आप उनको जरूर देखिएगा। इसके साथ ही हम यहाँ इसको वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम।